मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये सभी प्रश्न आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो दोस्तों समय को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, ये सभी प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि इनकी फुल मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं पेपर में आने की। तो फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहेंगे कमज़ोर छात्रों के लिए, जो कमज़ोर छात्र हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम बीच में ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप तबाही मचा देंगे, 100 में 100 नंबर लाने की क्षमता रखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? ये विलियन चैप्टर का पहला सवाल है। अब बेटा देखो, पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 1 मोल, ऑप्शन बी दिया 18 मोल, ऑप्शन सी दिया 10 मोल, ऑप्शन डी दिया है 100 मोल। अब मोल कैसे निकालते हैं आइए इसको देखते हैं, इसका फार्मूला बताते हैं, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, मोल पूछा है। तो मोल निकालने के लिए बेटा एक फार्मूला होता है, मोल बराबर दिया हुआ भार। क्या होता है बेटा? दिया हुआ भार, यानी कि भार बटे अणु भार। ठीक है भैया, भार बटे अणु भार। अब बच्चे तुम मुझे बताओ भार कितना दिया है? सर 180 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 180 ग्राम। तो यहाँ लिख देते हैं 180 ग्राम। ठीक है, और अणु भार कितना होता है? तो बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला है, जल। अब जल का अणु भार कितना होता है? सर 18 होता है। कैसे निकालते हैं आइए दिखाते हैं। बेटा ये जल का फार्मूला सबको पता है ना, H2O होता है। हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो जोड़ देंगे बेटा, कितना आएगा? 18 आएगा। तो 18 यहाँ पर रख देंगे। अब इसको काट लीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब कितने लोगों का ये सही था कमेंट में जरूर बताइएगा ईमानदारी से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आइए इसको करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पहले वाले को नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है m × डेल्टा TB × W अपॉन 1000 × W। ऑप्शन बी दिया, अच्छा ये कैपिटल W है स्मॉल w है? आप सभी को पता होगा कैपिटल W क्या होता है, स्मॉल w क्या होता है, सही है कि नहीं? ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, ये वाला दिया है 1000 × डेल्टा TB × कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। ऑप्शन सी दिया है आपको 1000 बटे स्मॉल m × डेल्टा TB × कैपिटल W। ऑप्शन डी कह रहा है हमको नहीं पता। अब आपको पता है कि नहीं पता, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में, यारों में, सहेली में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं बेटा। तो कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, है ना? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को जानने से पहले आपको एक फार्मूला जानना होगा। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र होता है बेटा आपके सामने, आप जानते होंगे, डेल्टा TB बराबर 1000 × Kb × स्मॉल w बटे में स्मॉल m गुणे में कैपिटल W। ये बेटा क्वथनांक उन्नयन का सूत्र होता है। तो इसका रिलेशन पूछ लिया है कि क्वथनांक उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ से इसको हम पक्षांतर करके निकालेंगे तो कैसे आएगा? तो देखो इसको हम वहीं पर रख देते हैं। तो देखो भैया डेल्टा TB बराबर, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, त्रियक गुणा है ना इसमें, तो इंटू में क्या हो जाएगा स्मॉल m गुणे में कैपिटल W और बटे में ये वाला इधर आएगा तो 1000 गुणे में स्मॉल w बराबर क्या आया Kb। अब यार देखो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में मैच कराना है। तो अब देखो यार इसको हम ऐसे लिखते हैं Kb बराबर m को हम पहले लिख लेते हैं और फिर चलो डेल्टा TB को हम बीच में लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं कैपिटल W लिख देते हैं, फिर
1000 गुणे W। अब आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं सर? दिखाई दे रहा है, देख लेना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर नीचे क्या लिखा है? 1000 गुणे W, स्मॉल W। तो बेटा देखो कौन सा ऑप्शन सही है, मैच करते हैं। यम डेल्टा TB W 1000 गुणे W। तो बेटा ऑप्शन ए ही सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आइए इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर इसको आप देख के जाइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा विलयन अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। पृष्ठ तनाव, पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा ऑप्शन है परासरण दाब, तीसरा है वाष्प दाब में अवनमन, चौथा है हिमांक में अवनमन। अब बेटा आपको याद करना है कि कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर हम बात करें हिमांक में अवनमन की, तो बेटा ये भी एक अणुसंघ गुणधर्म है। फिर आपसे बोला गया है वाष्प दाब में अवनमन, ये भी एक अणुसंघ गुणधर्म है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी यानी कि परासरण दाब, ये भी भाई क्या है? आपका अणुसंघ गुणधर्म है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला के बचा एक ऑप्शन पृष्ठ तनाव। बेटा ये नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पृष्ठ तनाव जो होता है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई है। बेटा मात्रक वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको याद करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने क्वेश्चन बेटा हम लिखे हैं कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, कई बार पूछे गए हैं। हम यहाँ पर ईयर नहीं लिखे हैं, लेकिन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, पहला ऑप्शन दिया है सेमी की पावर -2 ओम इनवर्स, ठीक है। फिर सेमी ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स, सेमी की पावर -2 और ओम दिया है। अब इनमें से कौन सा सही है इसको समझते हैं। बेटा देखो यहाँ पर अगर हम एक ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो आप उसको याद कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी हम बिल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, अब इसमें कैसे निकालते हैं मात्रक। तो बेटा विशिष्ट चालकता यहाँ पर लिखते दिखाई दे रहा है, कमेंट करो जल्दी से। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कप्पा से। कप्पा बराबर एक फार्मूला होता है बेटा 1/ρ। क्या होता है? कप्पा इक्वल टू, हम इधर लिख देते हैं अगर दिखाई ना दे रहा हो तो, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। और रो बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, रो बराबर एक फार्मूला होता है RA/L, यानी कि प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल गुणे बटे लंबाई, ठीक है, L। अब देखो यार यहाँ पर इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कप्पा बराबर क्या आएगा? 1/RA बटे में क्या आएगा? L। अब यार इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? कप्पा बराबर L/RA, ठीक है। अब L क्या है? लंबाई। इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी। और बेटा R क्या है? क्या होता है? R प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। और बच्चे ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या लिखेंगे? सेमी स्क्वायर। अब भैया इस सेमी से भी एक बार कट जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? ओम इनवर्स, और इस सेमी ऊपर जाएगा तो सेमी इनवर्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आया ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स। अब देखते हैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन दिया है -2 पावर में, तो बिल्कुल गलत है, जो कि हमारा इन्वर्स आया है। सेमी ओम इन्वर्स तुल्यांक इन्वर्स, तो भाई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इसका। फिर ऑप्शन सी दिया सेमी इन्वर्स ओम इन्वर्स, तो बेटा ऑप्शन सी ही, यानी कि सी से क्या बनता है? चमेली। अब जो भी हो वही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको मतलब आपको इसका आंसर पता था तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए यस सर मेरा सही था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निर्भर करता है।
किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव किसके ऊपर निर्भर करता है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है विलयन के ताप पर, तीसरा ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी। आपको बताना है कि किसके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, वो कैसे बना है, और विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, तीनों पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी वाले के साथ। तीनों सही हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B गिब्स C के लिए वेग दर यानी कि रेट पूछा है, ठीक है, वेग दर क्या होगी? अब देखो पहला ऑप्शन दिया दर बराबर यानी कि रेट बराबर K A⁻0 B⁻0, दूसरा दिया है दर बराबर K A⁻1 B⁻0, दर बराबर अगला दिया है K A⁻0 B⁻1, और कह रहा है चौथा हमको नहीं पता, ठीक है। अब यार देखो बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। अगर धरती पर कोई आसान सवाल बना है तो यही सवाल बना है। अब ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालना हो तो मान लो सपोज दैट ये वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं कि क्या पूछा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो पहला वाला लेते हैं, दर बराबर क्या दिया है, K × A⁻0 × B⁻0, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। अगर मान लो इसमें मुझे निकालना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो बेटा अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो दिया है ना A और B, इसकी पावर का सम कर देते हैं, इसकी पावर को हम जोड़ देते हैं। तो अगर इसकी पावर को जोड़ेंगे तो 0 + 0 तो 0 ही आएगा ना, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया ही है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें इसकी पावर को जोड़ोगे तो 1 + 0 यानी कि 1 आएगा। अगर 1 आया तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सही है कि नहीं। फिर इस वाले में देखो 0 और 1 यानी कि 1 आएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग गए हैं, कितने लोगों को सही था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे या उनके मन में सवाल आ रहा होगा, जो बच्चे अपने हैं, है ना, वैसे तो सभी बच्चे अपने हैं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर इतने दिन बाद क्लास क्यों ले रहे हैं, इतने दिन से कहाँ थे आप। सवाल तो बनता है भाई। तो दोस्तों थोड़ा व्यस्त थे, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस कई सारे होते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हमारी क्लासेस नहीं हो पाती, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि डेली एक क्लास लेकर आएँ आपके लिए। वादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वादा अक्सर टूट जाया करते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है। अब कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। तो बेटा पहला ऑप्शन दिया है T½ = 0.693/K, ऑप्शन बी दिया है K = T½ / 0.693, ऑप्शन सी दिया है T½ = 0.693 × K, और ऑप्शन डी दिया है बेटा T½ = K / 0.693। जल्दी से कमेंट में छाप दो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, आग लगा दो, समझे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा इसका ऑप्शन ए सही है, जो इसका रिलेशन होता है T½ = 0.693/K होता है। इसको आप याद कर लीजिए अभी के अभी तत्काल, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, कोलाइडी कणों को कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि है, यानी कि कोलाइडो को हम कैसे शुद्ध करते हैं, किस विधि से शुद्ध करते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए दिया है पेप्टीकरण, दूसरा दिया है स्कंदन, तीसरा दिया अपोहन, चौथा कह रहा है हमको क्या पता, गुरुजी हमको नहीं पता है। तो बेटा देखो कौन सा सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है, जो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि होती है बेटा, वो होती है अपोहन। क्या होता है, अपोहन। अपोहन ही तो कहलाता है कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखो यार, SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, यानी कि SO2 में सल्फर पे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, संकरण पूछा है। तो आओ यार थोड़ा सा
इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है sp, दूसरा दिया sp2, तीसरा दिया sp3, चौथा दिया sp3d। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? SO2 पूछा है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैसे बनता है? सल्फर से भाई 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको कि यहाँ पर जो संकरण है वो कैसा है? sp2 है। सही है भाई, बोलो यार, मैंने संरचना भी बना दी ना। एक लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले। तो अब यार sp2 है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। जल्दी से बताइए कितने लोगों का सही था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विस्फोटक यौगिक है। तो दोस्तों विस्फोटक यौगिक कौन से होते हैं? देखिएगा ध्यान से, MgCl2, PCl3, NCl3 और SbCl3। तो बहुत सारे लोग इसको टिक करेंगे, लेकिन बेटा ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नाइट्रोजन क्लोराइड वाला। ठीक, NCl3 विस्फोटक होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है अधिकतम यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस हैं। गुरुजी एक बार फिर से पढ़िए, अधिकतम यौगिक बनाने वाले अक्रिय तत्व हैं, अक्रिय गैस हैं। बेटा देखो, अभी तक तो आप ये पढ़ते आए हैं कि जो अक्रिय तत्व होते हैं, जो अक्रिय गैस होती हैं, ये यौगिक नहीं बनाते हैं, किसी से कंबाइन नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि भैया हम अकेले ही रहेंगे, अंबानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन बेटा आज ये जो एक तत्व है, इसमें से एक ऑप्शन सही है आपका, अभी हम बताएंगे कौन सा सही है, पहले आप बताइए। ठीक है, इनमें से एक तत्व, एक गैस किसी के साथ कंबाइन होकर यौगिक बनाएगी। अब बताइए वो बेवफा तत्व कौन सा है? यानी कि यार पहले देखो, जो नोबेल गैसेस होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मतलब कंबाइन होते हैं, तभी तो यौगिक बन रहा है। अब बताइए कौन सा सही है? तो बेटा इनमें से जेनॉन है, आर्गन है, नियॉन है और हीलियम है। तो इनमें से सही है जेनॉन। बेटा यही है वो बेवफा, ठीक है, जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी यौगिक बनाता है। ठीक है भैया, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। ठीक है अब तक, तो आप ध्यान से देखना। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से लैंथेनाइड तत्व है। अब आपको पहचानना है लैंथेनाइड। देखो जो पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 सीरीज रखी गई है ना, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, उनमें से पहचानना है कौन सा है। तो आप ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा है सीरियम, तीसरा दिया है एक्टिनियम, चौथा दिया जर्कोनियम। अब कौन सा लैंथेनाइड का है, आइए ध्यान से देखते हैं। तो बेटा इसमें से सीरियम है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, सीरियम आपका सही आंसर है, पीरियोडिक टेबल में देख लो ना यार। ठीक है, सही आंसर सीरियम है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। आपको पहचानना है अनुचुंबकीय आयन क्या है। बेटा अनुचुंबकीय आयन कैसे निकालते हैं? जिनके संयोजी केस में क्या होते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय आयन कहते हैं। आप ध्यान से देखना, जिंक है, निकल है, कॉपर है और सिल्वर है। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, वो आएंगे इसमें निकल में। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, निकल वाला। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, है ना, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो बेटा देखो इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोबाल्ट की निकालना है, जिसकी निकालना होता है उसका यक्स मान लेते हैं, यक्स। अरे सर यक्स की याद दिला दी है, बहुत दर्द देती है। अभी वो तुम्हारी वाली यक्स नहीं है, यक्स मतलब एक मैथ में लेट करते हो ना, माना एक संख्या यक्स थी, माना एक यक्स थी, तुम अब सोचते रहो अपना। कोबाल्ट का मान लो यक्स, ठीक है, और NH3 का बेटा 0 होता है, ठीक है, और 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अबे गणित तो आती है ना तुम लोगों को, 10वीं पास हो ढंग से। हाँ सर, मजाक कर रहे थे, दिल पे मत लेना कोई लोग, नहीं तो बहुत जय सर ऐसे बोलते हैं। प्लस देखो क्लोरीन की -1 होती है, फिर प्लस -1, अबे 1 लिख रहे थे, 1 और 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखो यार यक्स इसका 0 हो जाएगा। अबे बोलो तुम लोग, इसका कितना आएगा, -1 ही आएगा, इसका -2 आएगा। अब सॉल्व कर लो बेटा, बराबर 0, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितनी आएगी, +3। बोलो हाँ या ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो गाइस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, +3, ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो यार आज इतना ही करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।